नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। हम फिर दिल्ली की ही खबर लेकर आए हैं कि दिल्ली में आखिर नए चीफ सेक्रेटरी कौन-कौन बन सकते हैं। बनना तो एक ही को है, नरेश कुमार, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल अड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन है, उससे कयास लगाने शुरू हो गए हैं और दिल्ली के बाज़ार बिल्कुल गर्म है और सियासी चर्चा के साथ-साथ अधिकारियों में भी चर्चाएँ शुरू हो गई है कि नेक्स्ट सीएस कौन होगा दिल्ली का? सबसे पहला नाम किसका होगा? देखिए, ये सारे कारण मतलब सारी जो कार्यप्रणाली है, उसे तय करना है किसको? एमएचए को, गृह मंत्रालय को तय करना है। गृह मंत्री और क्योंकि ऐसी-ऐसी अप्रूवल के बाद तय कर दिया जाएगा। दिल्ली को लेकर इसलिए सबसे ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पिछले कई सालों से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, चीफ सेक्रेटरी और आम आदमी पार्टी की सरकार यानी मुखिया, उनके बीच में बड़ी लंबी-चौड़ी लड़ाई चली और लेकिन 8 साल से सब कुछ होता चला आया, 8 साल से सब कुछ हुआ। उसी प्रकरण के बाद जो है आम आदमी पार्टी का विकास भी हुआ और आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी आ गई। तो अब जो भी चीफ सेक्रेटरी होगा नरेश कुमार के जाने के बाद, अगर नरेश कुमार जाते हैं, अभी संभावनाएँ बनी हुई है क्योंकि आप जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी के नेता में उतनी दम और ताकत हो ना हो, लेकिन नरेश कुमार एक ऐसे ऑफिसर आए, जिन्होंने केजरीवाल को ये दिखा दिया कि हमारी कलम में इतनी ताकत है कि हम आपके हर उस काले कारनामे को सड़क पे लाके दे देंगे। सड़क पे लाके नहीं, उस एजेंसी को दे देंगे, जो आपको कटघरे में खड़े करेगी और जाँच के बाद आपके खिलाफ क्या होगा, वो आप करेंगे। तो वो एक दूसरे एंगल से देखते हैं तो वो बीजेपी के लिए कहीं न कहीं जीवनदायिनी हो सकती है, ये मान के चलते हैं। बहरहाल, अब नरेश कुमार जाते हैं, 87 बैच के आईएएस हैं, 30 नवंबर को ही उनका कार्यकाल समाप्त होगा। अरविंद केजरीवाल जश्न मना रहे हैं, कल ही उनका जश्न मनाया गया, कल काफ़ी कुछ मिठाइयाँ बाँटी गई हैं। अब जो कौन-कौन हो सकते हैं, इस बात को लेकर हमारे कई मित्र पर बहुत परेशान हैं। तो अगला सीएस कौन होगा? कई सारे बड़े नाम हैं, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चर्चाएँ बिल्कुल सामने आने शुरू हो गई हैं। देखिए, दिल्ली में जो भी आएगा, अभी दबाव में रहेगा, क्योंकि केजरीवाल उन्हें जीने नहीं देगा और एमएचए उन्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इस वक़्त जो फाइट है, वो बिल्कुल एक्सट्रीम फाइट है। इस वक़्त वही बंदा यहाँ सक्सेस हो सकता है, जो एमएचए के कंडीशन पे चले। अगर उसने केजरीवाल के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, तो नप जाएगा। तो अभी सबसे पहले नाम किसका चल रहा है, तो उसके बारे में क्योंकि हमारे मित्र वो काफ़ी संशय की स्थिति में हैं। तो फिलहाल चर्चाओं पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो टॉप सोर्सेज़ हैं, एमएचए, डीओपीटी और पीएमओ के, उनके मुताबिक नाम पे ज़रूर चर्चाएँ होने की बात सामने आई है। तो गोवा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, पीयूष गोयल साहब, उनकी बात आई। पुनीत गोयल, सॉरी, क्षमा कीजिएगा। पुनीत गोयल का नाम सबसे ऊपर उछल के आया है, वो 90 बैच के आईएएस हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एज ए सेक्रेटरी इम्पैनल भी हो चुके हैं। और पुनीत गोयल क्योंकि अब एमसीडी में रहे थे, बड़े बीच-बीच वाले जो अधिकारी होते हैं वो हैं, बहुत कड़क अधिकारी नहीं है। तो पुनीत गोयल का नाम उछल के आ रहा है। दूसरे नाम के पुनीत गोयल के बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि एमसीडी में रहे और बीजेपी सत्ता काबिज रही। तो इनका जो संबंध है, वो संघ से बहुत करीबी के तौर पे इनको देखा जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों के बारे में कहा जाता है। चर्चाओं की हम बात कर रहे हैं भाई, चर्चाओं पे जाइए। तो पुनीत गोयल साहब जो हैं फिलहाल संघ के बहुत करीब हैं, इसलिए ये मान के चला जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो 30 तारीख से पहले, क्योंकि देखिए मंगलवार जो दिन है ना, मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण है कि मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में ही नाम तय होगा।
मुझे लगता है कि शायद मंगलवार को उनका जो इम्पैनल उनकी जो लिस्ट बनेगी उसमें सीनियर होने के नाते जो जिनके पास अभी 1-2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। वैसे पीके गुप्ता का नाम भी आ रहा है कि पीके गुप्ता भी, लेकिन पीके गुप्ता शायद 3-4 महीने ही बचा हुआ है। चेतन सांघी का नाम भी आ रहा है, चेतन सांघी ही सीनियर मोस्ट रहे हैं और उनको मिलना चाहिए। बहुत तेज तर्रार अधिकारी के तौर पे चेतन सांघी का नाम आ रहा है। लेकिन इसी केजरीवाल की वजह से वो टारगेट हुए थे एमएचए के थ्रू। तो चेतन सांघी एक बहुत तेज तर्रार और बहुत ताकतवर ऑफिसर हो सकते हैं और बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर के तौर पे देखा जा रहा है। ये देखिए, जो अधिकारियों का परसेप्शन है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। पीयूष गोयल तालमेल बिठाने वाले, बीच के रास्ता वाले हैं वो। अभी तेज धार वाली जो ऑफिसर की बात करते हैं, वो तेज धार वाले ऑफिसर नहीं है। बहुत ही मृदुभाषी और सिर्फ काम निकालना जानते हैं, तो उनकी हम बात कर रहे थे। चेतन सांघी साहब को लीजिए, चेतन सांघी साहब का अभी है 2 साल, अगर उनको बनाते हैं तो फिर वो तेज रफ्तार से चलेंगे। धर्मेंद्र कुमार का भी नाम आ रहा है, वो भी 89 और 90 के आसपास उनका भी बैच है, वो भी चीफ सेक्रेटरी हैं अभी। तो धर्मेंद्र कुमार का भी नाम आ रहा है कि वो भी आ सकते हैं। रेणु शर्मा जो उनकी वाइफ है, उनका भी नाम चला है। इसी केजरीवाल की वजह से वो परेशान हुई थी। आपको पता होगा कोरोना काल में जो बसों की आवाजाही को लेकर जब उन्होंने बस भर के लोगों को बाहर भेजना शुरू किया था कि दिल्ली से बाहर जब निकलने के लिए लोग जा रहे थे, बेहद परेशानी हुई थी। लेकिन उस लेडी ने रात रात सारी व्यवस्थाएं की और लोगों को एक अच्छे ऑफिसर के तौर पे रेणु शर्मा का नाम आ रहा है। रेणु शर्मा हो सकती हैं। इन तमाम सारी चर्चाओं के बीच में लेकिन जो टॉप सोर्सेज हैं वो ये अभी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि हो सकता है सरकार इन नामों के बीच में कहीं नरेश कुमार को एक्सटेंशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अड़ ना जाए। मुझे तो यही करना और राइट है और अधिकार जानते ही हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट को भी कानून बनाकर सरकार बदल सकती है, क्योंकि ये राइट अधिकार उसके पास है, अधिकार होने का। अब सबसे अंतिम नाम किसका हो सकता है, अब ये बताइए। अमित यादव एनडीएमसी के जो चेयरमैन है, उनका भी नाम है कि वो भी आ सकते हैं। यानी चीफ सेक्रेटरी के दौर में, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के दौर में कौन कौन है, उसमें हम नामों की बात कर रहे हैं। सबसे अंतिम नाम जो आ रहा है वो मौजूदा होम सेक्रेटरी दिल्ली अश्विनी कुमार का भी आ रहा है। वो 91 92 बैच के हैं, बहुत ही जूनियर है। लेकिन दिल्ली के लिहाज से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नरेश कुमार के बाद उसी पेस में अगर कोई ऑफिसर चल रहा है तो वो है अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार अभी सरकार को जब भी जवाब देना होता है, सरकार के खासकर केजरीवाल और उनकी टीम जब ऑफिसर्स पे अटैक करते हैं, तो यही अश्विनी कुमार हैं जो सीधे सीधे आके खड़े होते हैं और फिर बताते हैं कि मैं ही हूं, और जो सही चीजें हैं वो लाके, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी का मसला हो, चाहे वो बाढ़ वाली सिचुएशन में हो, चाहे कोरोना के बाद की सिचुएशन हो, बहुत सारी ऐसे घटनाएं घटी जिसके सामने, जिसके बाद वो खुद आते हैं और मीडिया से रूबरू होते हैं। एक ईमानदार ऑफिसर के तौर पे उनका चेहरा जरूर जाना जाता है। नरेश कुमार ईमानदार हैं, हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है। अभी कई ईमानदार ऑफिसर दिल्ली में काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीफ है वही ईमानदार है। लेकिन अब मैं ईमानदारी के नीचे नहीं जाऊंगा कि अभी भी भ्रष्टाचारी बहुत ऐसे ऑफिसर हैं जो शैतानी कर रहे हैं अलग अलग हिस्से में, जिनका अगर चीफ सेक्रेटरी रह गए तो उनके लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। तो वो भी लगे हुए हैं, मिठाई उन्होंने बांट दी है। ये कुछ नाम थे जिसकी चर्चा लगातार हम पिछले 1 महीने से सुन रहे थे, तो हमें लगा कि हमें आपको आपके सामने रखना चाहिए। आपके भी चयन में होगा कि अगला चीफ सेक्रेटरी कौन होगा दिल्ली का। आप समझ गए ना, ये नाम है, चर्चाएं हैं। अब देखिए, डिसीजन तो लेना है केंद्र सरकार को, एमएचए को। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 नाम
देती है सरकार या नहीं देती है, या कहती है कि भाई हमारे अधिकार हैं उसमें आप दखल-अंदाज़ी ना करिए। वैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में खासकर ईडी का मसला था, एक्सटेंशन का मसला था। उसमें सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट ने माना। जबकि तीसरी बार एक्सटेंशन दी गई, तो यहाँ तो पहली बार एक्सटेंशन की बात हो रही है। और जब सरकार चाह लेती है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन या ये सिर्फ़ एक निर्देश होता है। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए भी खुशी का वक़्त है। अब जो भी दूसरे चीफ सेक्रेटरी आएँगे, उसको दबाव उस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं ये। झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, इनके मंत्री से लेके इनके तमाम सारे चहेते। जो हमने 6 महीने में ही देखा कि भई मंत्री जो कहता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो मंत्री को जानकारी तक नहीं होती। दुर्भाग्य इसी प्रदेश की है। नमस्कार।